स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में। आज की ये कहानी किसी भारी भरकम ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि उस खामोश आवाज के बारे में है जो अक्सर हमारे अंदर के शोर में कहीं दब जाती है। अद्वैत की उम्र यही कोई 25-26 रही होगी, पर उसे महसूस ऐसा होता था जैसे उसके सिर के अंदर एक पुराना रेडियो बज रहा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ठीक से कैच नहीं हो रही। हर तरफ शोर था, काम की डेडलाइंस, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस और सबसे ज्यादा उसकी अपनी उम्मीदों का शोर। उसे लगता था कि जिंदगी बस एक दौड़ है जहां उसे हर सवाल का जवाब पहले से पता होना चाहिए। पर असलियत यह थी कि वह जितना तेज भाग रहा था, उतना ही खुद से दूर होता जा रहा था। एक शाम जब वो अपनी बालकनी में बैठा था, उसे एहसास हुआ कि उसने हफ्तों से चिड़ियों की चहचहाट नहीं सुनी थी, जबकि उसके घर के ठीक सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था। ऐसा नहीं था कि चिड़िया चुप थी, बस अद्वैत का ध्यान कहीं और उलझा हुआ था। उसे याद आया कि हम अक्सर चीजों को सुनने और उन्हें सिर्फ महसूस करने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। उसे अपनी जिंदगी एक भरे हुए बर्तन जैसी लगने लगी थी, जिसमें अब और कुछ समाने की जगह नहीं बची थी। यही वो वक्त था जब उसने तय किया कि उसे कहीं दूर जाना होगा, किसी ऐसी जगह जहां वो फिर से शुरुआत करना सीख सके। वो अपने पुश्तैनी गांव की तरफ निकल पड़ा, जहां उसके बड़े भाई समान एक पड़ोसी रहते थे, जिन्हें सब प्यार से दादू कहते थे। दादू की एक अजीब आदत थी। वो अक्सर घंटों चुपचाप अपने बरामदे में बैठकर बस सामने लगे फूलों को देखते रहते थे। अद्वैत जब वहां पहुंचा तो उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। वो चाहता था कि दादू उसे कोई ऐसी टेक्निक सिखा दे जिससे उसका मन शांत हो जाए, पर दादू ने उसे देखकर बस एक शांत मुस्कुराहट दी और कहा, अद्वैत, तू यहां शांति ढूंढने आया है या शांति बनाने? अद्वैत थोड़ा उलझ गया। उसने कहा, भैया, बस बहुत थक गया हूं। हर तरफ शोर है, सब कुछ बहुत फास्ट है। दादू ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, पता है, अक्सर हम जिसे शोर कहते हैं वो बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर का वो टाइगर होता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। हमारा दिमाग उस भूखे बाघ की तरह है जो हमेशा कुछ न कुछ चबाना चाहता है, कभी चिंता, कभी प्लान्स, तो कभी पुरानी यादें। जब तक हम उस बाघ को शांत नहीं करते, हमें दुनिया की सबसे शांत वादी में भी सुकून नहीं मिलेगा। दादू की बातें सुनकर अद्वैत को महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी को एक नक्शे की तरह देख रहा था, जहां उसे पता था कि कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। पर दादू कह रहे थे कि असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपना नक्शा खो देते हैं, जब हम ये मानना छोड़ देते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तब हम असल में दुनिया को महसूस करना शुरू करते हैं। दादू ने अद्वैत से कहा कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये एक पर्सनल पिलग्रिमेज है, एक ऐसी तीर्थयात्रा जो समय मांगती है। उन्होंने समझाया कि जैसे मिट्टी को खोदने पर ही उसके अंदर की गहराई और उसमें छिपे राज बाहर आते हैं, वैसे ही जब जिंदगी हमें खोलती है या हमें दर्द देती है, तो वो असल में हमारे अंदर एक जगह बना रही होती है जहां गहरी समझ समा सके। अद्वैत ने दादू से पूछा कि क्या सुनने का कोई सही तरीका होता है? दादू हंसे और बोले, सुनने के हजारों तरीके हो सकते हैं, जैसे रेत लहरों को स्वीकार करके सुनती है, या जैसे एक नन्हा बीज मिट्टी को फोड़कर रोशनी की आवाज सुनता है। इंसान होने का सबसे बड़ा वर्क यही है कि हम अपनी जागरूकता के घेरे से बाहर निकले। हम अक्सर उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, पर क्या हमने कभी उस पर ध्यान दिया है जो हमें अभी तक पता नहीं है? उस रात अद्वैत जब सोने गया तो खिड़की से आती हवा की सरसराहट उसे कुछ अलग सी लगी। उसे याद आया कि दादू ने 2 सांसों के बारे में कुछ कहा था। पहली सांस वो है जिसे हम अंदर लेते हैं, मानो हम पूरी दुनिया को अपने भीतर समा रहे हों और अपनी आत्मा को जगा रहे हों। और दूसरी सांस वो है जिसे हम बाहर छोड़ते हैं, मानो हम दुनिया के बोझ से खुद को आजाद कर रहे हों। अद्वैत ने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। उसे महसूस हुआ
कि हर सांस के साथ वो खुद को खाली कर रहा है और फिर से भर रहा है। ये एक छोटा सा काम था, पर इसमें एक अजीब सी ताजगी थी। अगले दिन सुबह दादू उसे पास के एक झरने पर ले गए। झरने की आवाज बहुत तेज थी, पर दादू बिल्कुल स्थिर खड़े थे। अद्वैत को लगा कि दादू किसी गहरी साधना में है। कुछ देर बाद दादू ने कहा, अद्वैत, क्या तू उस पत्थर को देख पा रहा है जो पानी के बीचों बीच है? पानी उसे हर तरफ से रगड़ रहा है। ये पानी के थपेड़े उसे चोट नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उसे और भी सुंदर और चिकना बना रहे हैं। हमारी जिंदगी का अनुभव भी ऐसा ही है। ये हमें तराशता है, हमारे ऊपर जमी हुई फालतू परतों को हटाता है ताकि हमारी असली खूबसूरती बाहर आ सके। बस शर्त यह है कि हम उस पानी के बहाव के खिलाफ लड़ना छोड़ दें और उसे स्वीकार कर लें। अद्वैत को लगा जैसे उसके अंदर का वो टाइगर धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद रहा है। उसे समझ आने लगा कि वो अब तक सिर्फ रिएक्ट कर रहा था, पर सुनना असल में मीट करना है, अनुभवों से रूबरू होना बिना किसी फैसले के। उसे याद आया कि कैसे वो अक्सर लोगों की बातें खत्म होने से पहले ही अपने दिमाग में जवाब तैयार कर लेता था। वो कभी सो ही नहीं रहा था, वो बस इंतजार कर रहा था कि कब उसे बोलने का मौका मिले। दादू ने उसे सिखाया कि गहरी खामोशी में उतरने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वहां हमें खुद से मिलना पड़ता है। पर एक बार जब हम उस गहराई में पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया टूटी हुई नहीं है, बल्कि वो रोशनी के एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है। उस दोपहर गांव के एक छोटे से कैफे में बैठे हुए अद्वैत ने गौर किया कि वहां काम करने वाले लड़के हर किसी का नाम और उनकी पसंद की चाय जानते थे। ये देखकर उसे लगा कि ये भी तो सुनने का एक तरीका है, किसी की जरूरत को इतनी गहराई से समझना कि उसे बोलना ही न पड़े। उसने सोचा कि क्या उसने कभी अपने करीबी लोगों को इस तरह सुना है? क्या उसने कभी ये महसूस किया है कि अनसेड बातों में कितनी सच्चाई छिपी होती है? दादू अक्सर कहते थे कि जो चीजें हमें सच में प्रभावित करती हैं, वे शब्दों के नीचे छिपी होती हैं। अद्वैत को अब महसूस हो रहा था कि उसकी ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों की सैर नहीं थी, बल्कि अपनी ही आत्मा की परतों को पलटने की एक कोशिश थी। उसे लगा कि वो एक ऐसे सफर पर निकल चुका है जहां कोई मंजिल नहीं है, बस एक गहरा एहसास है। उसे अब शोर से उतनी चिढ़ नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अपने अंदर एक सेंटर पॉइंट बना सकता है, जहां से वो बाहर के शोर और अंदर की खामोशी दोनों को एक साथ सुन सके। दादू ने उसे एक पुरानी बात सुनाई कि कैसे एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि हम सूचनाओं की कमी से नहीं मरेंगे, बल्कि सराहना और विस्मय की कमी से मरेंगे। अद्वैत ने अपनी खिड़की के बाहर देखा। शाम की धूप पेड़ों के पत्तों से छन कर आ रही थी। उसने पहली बार उस नजारे की सराहना की। उसे लगा कि जिंदगी उसे फिर से एक बच्चा बनने का मौका दे रही है, जिसे दुनिया की हर छोटी चीज में जादू नजर आता है। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण अद्वैत के चेहरे पर पड़ी, तो उसकी आंखें एक अजीब सी भारीपन के साथ खुली। उसे लगा था कि गांव की शांति में उसे फौरन नींद आ जाएगी, पर रात भर उसके दिमाग में वही पुराने तयालात किसी उलझी हुई पतंग की डोर की तरह घूमते रहे। वो बिस्तर से उठा और बाहर बरामदे में आया, जहां दादू पहले से ही अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में एक मिट्टी का कुल्हड़ था, जिसमें से चाय की भाप निकल रही थी। अद्वैत ने उनके पास जाकर एक लंबी जम्हाई ली और बोला, दादू, मुझे लगा था यहां आकर सब शांत हो जाएगा, पर कल रात तो मेरे दिमाग में और भी ज्यादा शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बहस चल रही हो। दादू ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगले, ये तो अच्छी बात है। जब हम किसी कमरे की सफाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले धूल ही तो उड़ती है। तुझे क्या लगा था तू बटन दबाएगा और शांति चालू हो जाएगी? ये लिसनिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये तो एक वर्क है, एक मेहनत है जो हमें रोज खुद के साथ करनी पड़ती है। दादू ने उसे एक खुरपी थमा दी
और पास ही की एक छोटी सी क्यारी की तरफ इशारा किया, जहां कुछ घासफूस बेतरतीब तरीके से उगी हुई थी। उन्होंने कहा, चल आज जरा इस मिट्टी के साथ बात करते हैं। तुझे बस ये फालतू की घास हटानी है ताकि ये छोटे पौधे सांस ले सकें। अद्वैत चुपचाप काम में लग गया। जैसे जैसे वो मिट्टी खोद रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसका ध्यान बार बार भटक रहा है। कभी वो अपने ऑफिस की मेल के बारे में सोचता, तो कभी उसे लगता कि वो यहां अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उसे समझ आया कि जिसे वो अवेयरनेस समझता था, वो असल में बस एक सतही जानकारी थी। दादू ने पीछे से टोकते हुए कहा, देख, तू मिट्टी तो खोद रहा है, पर तेरा मन अभी भी उस ऑफिस की चेयर पर बैठा है। तू यहां होकर भी यहां नहीं है। सुनने का पहला कदम ही यही है कि तू जहां है वही पूरा का पूरा मौजूद रहे। अपनी अवेयरनेस को उस खुरपी की नोक पर ले आ। अद्वैत को झेम सी महसूस हुई। उसने कोशिश की कि वो सिर्फ उस मिट्टी की गंध और खुरपी की आवाज पर ध्यान दे। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि मिट्टी के नीचे भी एक अपनी दुनिया है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जड़ों का फैला हुआ जाल और नमी का एक अलग ही एहसास। उसे याद आया कि दादू ने कल अनफोल्डिंग रियलिटी के बारे में कुछ कहा था। उसे लगा कि जिंदगी भी इस क्यारी जैसी ही है। ऊपर से जो दिख रहा है वो बहुत छोटा हिस्सा है, असली कहानी तो परतों के नीचे छिपी है। उसने दादू से पूछा, भैया, क्या हमें हमेशा इतना सचेत रहना पड़ता है? क्या ये थकान भरा नहीं है? दादू पास आकर बैठ गए और बोले, शुरुआत में लगता है, क्योंकि हमें आदत है ऑटो पायलट पर जीने की। पर असल थकान तो उस शोर को ढोने में है जो हम बिना मतलब अपने साथ रखते हैं। तू सोच, एक तार, स्ट्रिंग, जब बहुत ढीली होती है तो उसमें से संगीत नहीं निकलता, और जब बहुत कसी होती है तो वह टूट जाती है। हमें बस उस सही टेंशन को ढूंढना है जहां हम सजग भी हों और शांत भी। इसे ही तो कीपिंग व्हाट इज ट्रू बिफोर अस कहते हैं, यानी जो सच है उसे अपनी नजरों के सामने रखना, चाहे आसपास कितनी ही हलचल क्यों न हो। काम करते करते अद्वैत का हाथ एक पत्थर से टकराया और उसे एक हल्की सी खरोंच आ गई। वो थोड़ा चिढ़ गया। दादू ने उसकी चोट देखी और बोले, जिंदगी में जब भी हमें कहीं फ्रिक्शन महसूस होता है या कोई चीज हमें चुभती है, तो समझ लेना कि वहां कुछ सीखने को है। ये खरोंच तुझे बता रही है कि तू थोड़ा जल्दी में था। सुनने का मतलब सिर्फ आवाजों को सुनना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के इन छोटे छोटे झटकों, शॉक्स को भी सुनना है। ये हमें बताते हैं कि हम कहां गलत जा रहे हैं। अद्वैत ने अपना हाथ पोंछा और शांत होकर फिर से काम करने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब वो शांत होता है तो उसे आसपास की आवाजें अलग सुनाई देती है। दूर कहीं कुएं पर पानी भरती औरतों की हंसी, पेड़ों पर पत्तों का आपस में टकराना, और यहां तक कि उसकी अपनी सांसों की लय। उसे लगा जैसे वह एक बड़े म्यूजिक सिस्टम का हिस्सा बन गया है, जहां हर चीज का अपना एक बीट है। दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी थी तो दादू उसे घर के अंदर ले आए। घर का वो कोना बहुत ठंडा और खामोश था। वहां एक पुरानी अलमारी थी जिसमें बहुत सारी किताबें और कुछ अजीब से पत्थर रखे थे। अद्वैत एक पत्थर को हाथ में लेकर उसे गौर से देखने लगा। दादू ने कहा, पता है अद्वैत, ये पत्थर हजारों सालों से इसी तरह शांत पड़े हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा, बारिश, धूप, तूफान, पर ये अभी भी वही है। हमें लगता है कि चुप रहना कमजोरी है, पर असल में चुप्पी में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। एंटरिंग साइलेंस का मतलब यह नहीं कि तू बोलना बंद कर दे, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू अपने अंदर एक ऐसा खाली कमरा, स्पेस तैयार करे जहां दुनिया की बातें आए और बिना तुझे परेशान किए गुजर जाए। जैसे एक मेहमान घर आता है और चला जाता है, वैसे ही विचार भी आने जाने चाहिए। उन्हें पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है। अद्वैत को अपनी एक पुरानी आदत याद आई। जब भी उसका किसी से झगड़ा होता या कोई उसे कुछ कह देता, तो वो हफ्तों तक उस बात को लेकर बैठा रहता था।
वो उन शब्दों को बार बार अपने दिमाग में दोहराता, जैसे कोई पुरानी फिल्म लूप पर चल रही हो। उसने दादू से ये बात साझा की। दादू हंसते हुए बोले, यही तो हमारी समस्या है। हम रिसीविंग तो करते हैं, पर होल्डिंग करना नहीं जानते। हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए था। सुनने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है लेटिंग गो। जैसे तू सांस छोड़ता है, वैसे ही पुराने अनुभवों को भी छोड़ना सीख। जब तक तू पिछला बोझ नहीं उतारेगा, तू नया क्या सुनेगा? तू तो बस वही पुरानी यादें सुन रहा है जो तेरे अंदर गूंज रही है। शाम को दादू उसे गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए, जहां से पूरा गांव और दूर तक फैली वादियां दिख रही थी। वहां हवा बहुत तेज थी। अद्वैत को अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ। एक ऐसा डर जो अक्सर तब आता है जब हम खुद को बहुत छोटा और दुनिया को बहुत बड़ा देखते हैं। उसने दादू का हाथ पकड़ लिया। दादू ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, घबरा मत। ये जो महसूस हो रहा है, ये बीइंग लॉस्ट का एक एहसास है। और पता है, खो जाना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं, तभी हम उन जगहों को गौर से देखते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी सर्टेनिटी को छोड़ना ही असल में खुद को पाने की शुरुआत है। जो इंसान दावा करता है कि उसे सब पता है, वो असल में सबसे ज्यादा बहरा होता है, क्योंकि उसने सीखने के सारे दरवाजे बंद कर लिए होते हैं। अद्वैत ने गहरी सांस ली और नीचे फैली रोशनी को देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसे अब तक जो क्लूलेस होना बुरा लगता था, वो असल में एक अवसर था, एक मौका फिर से एक छात्र बनने का। उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। पर यहां इस पहाड़ी पर खड़े होकर उसे अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो एक बहुत बड़ी कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। दादू ने धीरे से कहा, बेटा, गॉड ब्लिंकिंग या कुदरत का इशारा कुछ और नहीं है। बस वो पल है जब तू अपनी छोटी सी ईगो से बाहर निकलकर इस पूरी कायनात के साथ एक हो जाता है। उस वक्त तुझे शब्द नहीं चाहिए होते, बस एक एहसास ही काफी होता है। वापस लौटते वक्त रास्ता काफी अंधेरा था, पर अद्वैत को अब उतना डर नहीं लग रहा था। उसे दादू की एक बात याद आ रही थी कि कैसे हमारा दिल एक ड्रम की तरह है। उस पर जब तक जिंदगी की लाठियां नहीं पड़ती, वो कोई धुन नहीं निकालता। उसे लगा कि उसके दिल का ढोल अब बजना शुरू हुआ है। उसे अपनी थकान में भी एक सुकून मिल रहा था। वो समझ रहा था कि खामोशी कोई सन्नाटा नहीं है, बल्कि एक गहरी बातचीत है जो वो खुद के साथ कर रहा था। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे हर घर से आती आवाजें अब शोर नहीं लग रही थी, बल्कि जिंदगी की धड़कनें महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि सुनने की कला असल में जीने की कला है। ये सिर्फ कानों का कौशल नहीं, बल्कि पूरी आत्मा की उपस्थिति है। वो मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि अभी तो उसे हजारों और तरीके सीखने हैं, और वो इस सफर के लिए अब तैयार महसूस कर रहा था। अगली सुबह की शुरुआत कुछ अलग थी। बारिश की हल्की फुहारें छत पर एक लय बना रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना साज बज रहा हो। अद्वैत खिड़की के पास खड़ा होकर उन गिरती बूंदों को देख रहा था। उसे बचपन की याद आई, जब बारिश का मतलब सिर्फ कागज की नावें और पकौड़े हुआ करते थे। अब बारिश का मतलब था ट्रैफिक, गीले कपड़े और काम में देरी। उसे एहसास हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चीजों को अनुभव करना छोड़ देते हैं और सिर्फ उन्हें मैनेज करना शुरू कर देते हैं। दादू अंदर आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्या सुन रहा है अद्वैत? सिर्फ पानी गिरने की आवाज या उसकी खामोशी? अद्वैत थोड़ा मुस्कुराया और बोला, भैया, बस ये सोच रहा था कि हम कब इतने बोरिंग हो गए। हर चीज को बस फायदे और नुकसान के तराजू में क्यों तौलने लगे हैं। दादू ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, क्योंकि हमने द वर्क ऑफ बीइंग यानी सिर्फ होने की मेहनत करना छोड़ दिया है। हमें लगता है कि कुछ करना ही असली काम है, जबकि असल मेहनत तो अपनी आत्मा की गहराई में टिके रहने में है। देख,
ये जो बारिश है, ये सिर्फ जमीन को गीला नहीं कर रही, ये उसे तैयार कर रही है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी में जब दुख या परेशानियां आती हैं, तो वो हमें गीला करती है, हमें कोमल बनाती है, ताकि हमारे अंदर से कुछ नया फूट सके। पर हम क्या करते हैं? हम छाता लेकर छिप जाते हैं। हम उन एहसासों से डरते हैं जो हमें हिला सकते हैं। उसी समय पड़ोस से एक आवाज आई। वहां एक पुराना चरखा चलाने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। दादू उसे साथ लेकर पड़ोस वाले काका के घर गए। काका अपनी आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद बड़े ध्यान से कुछ धागे सुलझा रहे थे। अद्वैत उन्हें गौर से देखने लगा। वे धागे इतने उलझे हुए थे कि किसी के लिए भी उन्हें सुलझाना नामुमकिन सा लगता। पर काका के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे बहुत प्यार से एक एक गांठ को महसूस करके उसे ढीला कर रहे थे। दादू ने धीरे से कहा, देख अद्वैत, इसे कहते हैं अनटैंगलिंग द नेट। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही उलझी हुई डोरों का एक गुच्छा है। हमारे रिश्ते, हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारी पुरानी चोटें, सब आपस में उलझ गई है। हम अक्सर क्या करते हैं? हम जोर से खींचते हैं और डोर तोड़ देते हैं। पर सुनने का असली हुनर यह है कि हम उन गांठों के साथ बैठें, उन्हें महसूस करें और बिना किसी जबरदस्ती के उन्हें खुलने का वक्त दे। जब तू किसी की बात सुनता है तो तू सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनता, बल्कि तू उन गांठों को महसूस करता है जो उसके दिल में पड़ी है। अद्वैत को अपनी एक पुरानी अनबन याद आई जो उसके एक करीबी दोस्त के साथ हुई थी। वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी थी, पर आज भी जब वो उसके बारे में सोचता तो उसे अपने सीने में एक भारीपन महसूस होता। उसने काका को देखकर समझा कि उसने कभी उस गांठ को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने बस डोर को बीच से काट दिया था। उसे लगा कि वो आज भी उस टूटी हुई डोर का एक सिरा पकड़कर खड़ा है। दादू ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। उन्होंने कहा, पता है, अक्सर हम दूसरों को नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे अंदर अपनी ही बातों का एक नेट बुना हुआ है। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। असली डीप लिसनिंग तब होती है जब तू खुद को पूरी तरह खाली कर दे, ताकि सामने वाले का सच तेरे अंदर उतर सके। जैसे ये धागा जब तक ढीला नहीं होगा तब तक सुलझेगा नहीं, वैसे ही जब तक तेरा मन ढीला, रिलैक्स्ड नहीं होगा, तू सच को देख नहीं पाएगा। वापस घर आते वक्त अद्वैत बहुत शांत था। उसे लगा कि उसे अपने अंदर के उस फिशिंग नेट को साफ करना होगा। दादू ने रास्ते में एक पुराने सूखे हुए पेड़ की तरफ इशारा किया जिसकी टहनियां टेढ़ी मेढ़ी थी। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं ये पेड़ मर चुका है, पर जरा ध्यान से देख, इसकी जड़ों के पास कुछ नन्ही सी घास उगी है। ये पेड़ अब भी सुन रहा है। ये मिट्टी की नमी को, जड़ों के नीचे की हलचल को महसूस कर रहा है। रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस का मतलब यही है, ये भरोसा करना कि चाहे बाहर से सब कुछ सूखा और खत्म सा लगे, पर जीवन की धारा अभी भी अंदर कहीं बह रही है। हमें बस उस पर यकीन करना सीखना होगा। जब हम हार मान लेते हैं या निराश हो जाते हैं, तो हम असल में जिंदगी की उस गहरी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं जो कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। अद्वैत ने पूछा, भैया, कभी कभी सब कुछ इतना उलझ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी डोर पकड़ूं। उस वक्त खुद पर भरोसा कैसे वापस लाऊं? दादू एक पत्थर पर बैठ गए और बोले, विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तू बाजार से खरीद लाए। ये तो एक प्रैक्टिस है। जैसे तू रोज सुबह उठकर ब्रश करता है, वैसे ही तुझे रोज अपनी आत्मा को साफ करना पड़ता है। तुझे उन थिंकिंग स्ट्रिंग्स को पहचानना होगा जो तुझे पीछे खींच रही है। हम अक्सर कल की चिंताओं के धागों से खुद को बांध लेते हैं। सुनने का मतलब है उन धागों को ढीला छोड़ना और ये मानना कि तू अकेला नहीं है। ये पूरी कायनात, ये हवा, ये बारिश, सब तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तू बस एक वन लिविंग सेंस बन जा जो हर अनुभव को बिना किसी डर के स्वीकार करे। उस शाम अद्वैत ने तय किया कि वो डायरी लिखेगा। उसने लिखना शुरू किया, नतीजों के बारे में नहीं,
बल्कि उन छोटे छोटे पलों के बारे में जो उसने महसूस किए थे। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक बहुत आर्टिकुलेट होने की कोशिश कर रहा था, यानी अपनी बातों को बहुत सजाज जाकर कहने की। पर उसे अब समझ आया कि बीइंग आर्टिकुलेट से कहीं ज्यादा जरूरी है बीइंग एक्सप्रेसिव, अपनी सच्चाई को जैसे कि तैसे महसूस करना और उसे स्वीकार करना। उसने महसूस किया कि उसका दिल एक हनी कोम्ब की तरह है, जिसमें हजारों छोटे छोटे घर हैं। हर घर में एक अलग अनुभव, एक अलग आवाज छिपी है। उसने अब तक उन घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे, पर अब वो उन्हें एक एक करके खोल रहा था। रात के सन्नाटे में जब गांव की लाइट चली गई तो अद्वैत ने पहली बार अंधेरे को सुना। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, बल्कि वो एक मखमली चादर की तरह था जो हर चीज को अपनी गोद में समेटे हुए था। उसे याद आया कि दादू ने कहा था, कभी कभी हमें गोइंग बैक इनटू दी फायर करना पड़ता है, यानी उन यादों या डरों के पास वापस जाना पड़ता है जिनसे हम भाग रहे थे। अंधेरे में ही हमें वो रोशनी दिखती है जो हमारे अंदर जल रही है। उसे अब अकेलेपन से डर नहीं लग रहा था। उसे लगा कि ये सन्नाटा उसका दुश्मन नहीं, बल्कि एक पुराना दोस्त है जो उसे खुद से मिलवाने आया है। उसे अपनी मां की एक बात याद आई जो वो बचपन में अक्सर कहती थी, बेटा, जब कुछ समझ ना आए तो बस शांत होकर बैठ जाना, जवाब अपने आप मिल जाएगा। अद्वैत को तब ये बात बहुत मामूली लगती थी, पर आज उसे इसकी गहराई समझ आ रही थी। उसे लगा कि वो अब तक आंसर्स के पीछे भाग रहा था, जबकि उसे सिर्फ क्वेश्चंस को जीना सीखना था। जैसा कि दादू अक्सर कहते थे, अगर तुम सवालों के साथ रहने लगोगे तो जिंदगी तुम्हें धीरे धीरे जवाबों के अंदर ले जाएगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी ये यात्रा अब एक कॉन्वर्सेशन विद द एलिमेंट्स बन गई है। हवा, पानी, मिट्टी और खुद के वजूद के साथ एक बातचीत। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके अंदर का शोर अब एक मधुर संगीत में बदल रहा है। यह संगीत किसी वाद्य यंत्र का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी धड़कन और इस कायनात की लय का मेल था। उसे लगा कि वो अब थोड़ा और अनफोल्ड हो गया है, जैसे कोई कली धीरे से अपनी पंखुड़ियां खोल रही हो। उसे पता था कि कल फिर नई चुनौतियां आएंगी, फिर वही पुरानी गांठें सामने आएंगी, पर अब उसके पास उन्हें सुलझाने का सब्र था। वो अब सिर्फ एक सुनने वाला नहीं था, वो खुद एक सुनने की प्रक्रिया बनता जा रहा था। अगले कुछ दिन अद्वैत के लिए बड़ी कशमकश भरे रहे। उसे लग रहा था कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है, पर फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि अब तक तो उसे कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होना चाहिए था, पर जिंदगी तो वैसी ही थी। वही सुबह की चाय, वही दादू के साथ बैठना और वही गांव की पगडंडियां। एक दोपहर जब वो दादू के साथ पुराने बाग में टहल रहा था, उसने अपनी झुंझलाहट जाहिर कर दी। उसने कहा, भैया, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, आपकी हर बात को गहराई से महसूस करने की कोशिश करता हूं, पर कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। वही पुराने डर और वही उलझने वापस आ जाती है। क्या मैं कहीं गलत जा रहा हूं? दादू एक पुराने सूखे से दिखने वाले पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने पेड़ की सूखी टहनियों की तरफ इशारा किया और बोले, अद्वैत, तू इस पेड़ को देख। क्या तुझे लगता है कि ये मर गया है क्योंकि इसमें अभी फूल नहीं खिले? नहीं, ये बस अपने सीजन्स ऑफ लिसनिंग से गुजर रहा है। हमारी आत्मा के भी मौसम होते हैं। कभी वसंत आता है जहां सब कुछ साफ और हरा भरा लगता है, और कभी पतझड़ या कड़कड़ाती ठंड आती है जहां सब कुछ सूखा और खामोश महसूस होता है। तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में हमेशा वसंत रहे, पर यह कुदरत का नियम नहीं है। सुनने का असली मतलब यह भी है कि तू उस विंटर को भी स्वीकार करे जब तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जब सब कुछ धुंधला है। अक्सर सबसे गहरी जड़ें उसी वक्त मजबूत होती है जब ऊपर कुछ भी उगता हुआ नहीं दिखता। अद्वैत चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी को एक मैकेनिकल प्रोसेस समझ रहा था, जहां
इनपुट डालो तो आउटपुट मिलना ही चाहिए। दादू ने आगे बढ़ते हुए कहा, इसे आउटवेटिंग द क्लाउड्स कहते हैं। आसमान में जब बादल आते हैं तो क्या सूरज कहीं चला जाता है? नहीं, वो वही होता है, बस बादलों की वजह से हमें दिखता नहीं। हम अक्सर उन बादलों से लड़ने लगते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, पर समझदारी बादलों से लड़ने में नहीं, बल्कि उनके गुजर जाने का इंतजार करने में है। अपनी शांति को बादलों के भरोसे मत छोड़। ये जो तेरी बेचैनी है, ये भी एक बादल ही है। इसे आने दे और गुजर जाने दे। तू बस अपनी जगह पर टिका रहा। वे चलते चलते गांव के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जिसे लोग अंधेरी क्यारी या डार्क एकर कहते थे। ये एक जमीन का टुकड़ा था जो बरसों से यूं ही पड़ा था, जहां बहुत सारी कंटीली झाड़ियां उगाई थी। दादू ने वहां रुक कर कहा, हर इंसान के दिल में एक ऐसी डार्क एकर होती है, एक ऐसा कोना जहां हम जाना नहीं चाहते, जहां हमारे पुराने जख्म, हमारी नाकामियां और वो बातें दबी होती हैं जिनसे हमें शर्म महसूस होती है। हम अपनी जिंदगी की बाकी जमीन पर तो खूब हल चलाते हैं, पर इस कोने को छोड़ देते हैं। पर पता है, असली लिसनिंग तभी पूरी होती है जब तू इस अंधेरी क्यारी में कदम रखने की हिम्मत दिखाए। यहां की मिट्टी थोड़ी सख्त होगी, तुझे यहां डर भी लगेगा, पर जब तक तू यहां की मिट्टी को नहीं पलटेगा, तेरी रूह की पूरी खुशबू बाहर नहीं आएगी। अद्वैत को अपना वो समय याद आया जब उसने अपनी एक बड़ी नाकामी के डर से खुद को दुनिया से काट लिया था। उसने उस हिस्से को अपने मन की एक पेटी में बंद कर दिया था और सोचा था कि अगर वो उसे नहीं देखेगा तो वो दर्द चला जाएगा। पर दादू की बातों ने उसे एहसास कराया कि वो दर्द गया नहीं था, बल्कि वो अंदर ही अंदर सड़ रहा था और उसकी बाकी जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा था। उसने महसूस किया कि अप्रोचिंग द डार्क एकर का मतलब है अपनी कमजोरियों के साथ बैठना, उन्हें सुनना और उन्हें यह बताना कि अब उनसे भागने की जरूरत नहीं है। उस रात अद्वैत देर तक जागता रहा। बाहर घुप अंधेरा था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी पुकार उठ रही है, जिसे दादू द कॉल ऑफ द सोल कहते थे। ये पुकार किसी शब्दों में नहीं थी, बल्कि एक हलचल जैसी थी। उसे लगा कि उसकी आत्मा उससे कह रही है कि वो अपनी बाहरी पहचान, आइडेंटिटी से थोड़ा आगे बढ़े। उसने अब तक खुद को अपने जॉब, अपनी डिग्री और अपनी सोशल स्टेटस से पहचाना था, पर उस अंधेरे में वो सब बेमानी लग रहे थे। वो सिर्फ एक होने, बीइंग का एहसास था। उसने महसूस किया कि जब हम दुनिया की आवाजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो हम अपनी उस अंदरूनी पुकार को अनसुना कर देते हैं, जो हमें हमारी असलियत की तरफ ले जाती है। अगले दिन दादू ने उसे एक छोटा सा खेल खेलने को कहा। उन्होंने कहा, आज हम प्लेइंग हैंड्स विद गॉड का अभ्यास करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चमत्कार होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तू आज जो भी करेगा, उसे ऐसे करेगा जैसे तू जिंदगी का हाथ पकड़ कर चल रहा है, न कि उसे खींच रहा है। अगर तुझे प्यास लगे तो बस पानी पीना, उसे प्लान मत करना। अगर हवा चले तो उसे महसूस करना, उसे एनालाइज मत करना। अपनी मर्जी को थोड़ा ढीला छोड़ और देख कि जिंदगी तुझे कहां ले जाती है। अद्वैत ने पूरा दिन इसी एहसास के साथ बिताया। उसने देखा कि जब वो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो हर काम में एक अजीब सी सहजता, फ्लो थी। उसने महसूस किया कि ट्रस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों में हार मान लेना है। दोपहर में वह एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देख रहा था। बच्चा बार बार गिरता और फिर हंसते हुए उठ जाता। उसे लगा कि वो बच्चा जिंदगी का हाथ पकड़कर खेल रहा है। उसे गिरने का डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जमीन उसे संभाल लेगी। अद्वैत को एहसास हुआ कि हम बड़े होकर ये भरोसा खो देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ संभाला नहीं तो सब बिखर जाएगा। दादू ने शाम को उसे पास बुलाकर कहा, अद्वैत, क्या तूने कभी गौर किया है कि जब हम सच में किसी को सुनते हैं तो क्या होता है?
What happens when you really listen का जवाब यह है कि सुनने वाला और सुना जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं। वहां कोई पर्दा नहीं रहता। तूने आज कुदरत को बिना किसी शर्त के सुना, इसलिए तू आज थका हुआ नहीं है। थकान तो तब होती है जब हम विरोध, रेजिस्टेंस करते हैं। जब तू जिंदगी की लय के साथ ताल मिला लेता है तो तू सिर्फ सुनता नहीं है, तू खुद वो संगीत बन जाता है। अद्वैत को लगा जैसे उसके अंदर का बोझ और भी कम हो गया है। उसे समझ आया कि दी गिफ्ट इन रिसीविंग यानी स्वीकार करने का उपहार क्या है। हम हमेशा कुछ न कुछ देने की या साबित करने की कोशिश में रहते हैं, पर असल बड़पन तो विनम्रता से उस चीज को स्वीकार करने में है जो जिंदगी हमें दे रही है, चाहे वो कोई चुनौती हो या कोई छोटा सा सुकून। उसने महसूस किया कि वो अब तक एक बंद मुट्ठी की तरह जी रहा था, पर अब वो अपनी हथेलियां खोलना सीख रहा था। दादू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली संतों और ऋषियों, सेजेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू अपनी जिंदगी के हर अनुभव को एक गुरु मान ले, एक कंकड़ भी तुझे बहुत कुछ सिखा सकता है अगर तू उसे सुनने की कला जानता हो। इन दी प्रेजेंस ऑफ सेजेस रहने का मतलब है हर पल को उस सम्मान के साथ जीना जैसे तू किसी पवित्र स्थान पर खड़ा हो। याद रखना, सुनने के 7,000 तरीके हो सकते हैं, पर उन सबका अंत एक ही है, तुझे तेरे अपने केंद्र, सेंटर तक पहुंचाना। उस रात जब अद्वैत लेटा तो उसे बादलों के पीछे से चमकता हुआ चांद दिखाई दिया। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। उसे अब बादलों के गुजरने की जल्दी नहीं थी। वो जानता था कि चांद वही है और रोशनी कभी खत्म नहीं होती। उसे अपनी अंधेरी क्यारी से अब उतनी नफरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वहीं से उसकी नई पहचान का रास्ता निकलता है। वो अब बस इंतजार करना सीख गया था, एक ऐसा इंतजार जो बेचैनी से भरा नहीं था बल्कि भरोसे से भरा था। अगली सुबह जब अद्वैत की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की बेचैनी अब उस पुरानी कड़वाहट जैसी नहीं थी, बल्कि एक धीमी सी प्यास जैसी थी, कुछ और गहराई से जानने की प्यास। वो चुपचाप बाहर आया और देखा कि दादू अपने बगीचे में एक छोटे से पौधे को सहारा दे रहे थे जो रात की हवा में थोड़ा झुक गया था। अद्वैत ने उनके पास जाकर मिट्टी उठाई और उनकी मदद करने लगा। काम करते हुए उसने धीरे से पूछा, भैया, क्या इंसान होना हमेशा इतना ही थका देने वाला काम रहेगा? मतलब हम एक चीज सुलझाते हैं और दूसरी उलझ जाती है। क्या कभी ऐसा वक्त आता है जब हम पूरी तरह रेडी महसूस करें? दादू ने उस पौधे की कोमल टहनी को बड़े प्यार से सहलाया और कहा, अद्वैत, यही तो दी वर्क ऑफ बीइंग ह्यूमन है। इंसान होने का मतलब ही यही है कि हम हमेशा एक अधूरी कहानी की तरह रहें। तुझे पता है, हाउ वी लर्न, हम असल में सीखते कैसे हैं? हम किताबों से नहीं, बल्कि अपनी गलतियों और अपनी कोमलता से सीखते हैं। जो इंसान ये सोचता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, वो असल में एक पत्थर की तरह हो जाता है। मजबूत तो दिखता है, पर उसके अंदर अब बढ़ने की जगह नहीं होती। असली लर्निंग तो वो है जो तुझे भीतर से बदल दे, जो तुझे और भी ज्यादा सेंसिटिव बना दे। ये जो थकावट तू महसूस कर रहा है, ये जाया नहीं जा रही। ये तुझे उस गहराई के लिए तैयार कर रही है जहां तू सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को भी सुन सके। उसी समय अद्वैत का फोन बज उठा। उसने देखा कि उसके पुराने ऑफिस के एक साथी राहुल का कॉल था। पहले अद्वैत ऐसे कॉल से भागता था क्योंकि उसे लगता था कि ये उसे फिर से उसी पुरानी दौड़ में खींच लेंगे, पर आज उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। राहुल बहुत परेशान था। उसकी आवाज में घबराहट थी। वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी और आने वाले कल के डर के बारे में बात कर रहा था। अद्वैत पहले की तरह उसे सलाह, एडवाइस देने ही वाला था कि उसे दादू की डीप लिसनिंग वाली बात याद आ गई। उसने खुद को रोका। उसने राहुल की बात को सिर्फ सुना, शब्दों को नहीं, बल्कि उस खौफ को जो उन शब्दों के बीच में छिपा था। उसने महसूस किया कि राहुल को जवाब नहीं चाहिए था,
उसे बस कोई ऐसा चाहिए था जो उसके उस अनकहे, अनसेड डर को बिना जज किए सुन ले। करीब 10 मिनट तक राहुल बोलता रहा और अद्वैत बस और हाँ करता रहा। जब राहुल ने फोन रखा तो उसने कहा, यार अद्वैत, तुझसे बात करके पता नहीं क्यों पर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अद्वैत हैरान था। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, कोई सल्यूशन भी नहीं दिया था। फोन रखने के बाद उसने दादू की तरफ देखा। दादू मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देखा, इसे कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू रियली लिसन। जब तू किसी के लिए एक खाली जगह, स्पेस बनाता है तो उसका बोझ आधा हो जाता है। सुनने का असली तोहफा यही है कि तू सामने वाले को यह महसूस कराए कि वो अकेला नहीं है। तूने आज उसके शब्दों को नहीं, उसकी रूह की थ्रिलिंग, ट्रेमर को सुना। दोपहर में दादू उसे गांव के एक पुराने बुनकर के घर ले गए। वो आदमी अंधा था, पर उसके हाथ करघे पर ऐसे चल रहे थे जैसे वे खुद अपनी मर्जी से नाच रहे हों। वो धागों के स्पर्श से बता सकता था कि कौन सा धागा मजबूत है और कहां गांठ पड़ी है। अद्वैत मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रहा था। दादू ने धीरे से कहा, ये काका पिछले 40 साल से यही काम कर रहे हैं। इनके लिए ये सिर्फ कपड़े बुनना नहीं है, ये इनका कॉन्वर्सेशन विद द एलिमेंट्स है। ये धागों की आवाज सुनते हैं। अ रियलिटी दैट कीप्स अनफोल्डिंग का मतलब यही है अद्वैत, कि हर दिन एक नया धागा है। हम अपनी जिंदगी की चादर रोज बुनते हैं। कभी धागा टूट जाता है, कभी रंग फीका पड़ जाता है, पर हमें बुनना नहीं छोड़ना है। असली सयानापन, सेजहुद, इसी में है कि हम अपनी रोजमर्रा की मेहनत में उस पवित्रता, सैक्रेडनेस को ढूंढ सके। अद्वैत ने उन धागों को छुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी जिंदगी भी तो एक बुनावट ही है। अब तक वो सिर्फ उखड़े हुए धागों को देख रहा था, पर अब उसे पूरी चादर की खूबसूरती समझ आने लगी थी। उसे लगा कि वो अब तक बीइंग आर्टिकुलेट होने की कोशिश में अपनी असलियत खो रहा था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी बहुत लॉजिकल और साफ सुथरी दिखे, पर असल जिंदगी तो इन धागों की तरह उलझी हुई और बनावट, टेक्सचर वाली होती है। उसे समझ आया कि बीइंग एक्सप्रेसिव होने का मतलब है अपने सच को, चाहे वो कितना ही टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो, स्वीकार करना। शाम को घर लौटते वक्त दादू ने एक पुरानी दीवार की तरफ इशारा किया जो ढह चुकी थी, पर उस पर बेलें चढ़ गई थी। उन्होंने कहा, अद्वैत, अक्सर हम अपनी हार या अपने टूटने को अंत मान लेते हैं, पर देख, इस टूटी दीवार ने उन बेलों को एक सहारा दिया है। हमारी जिंदगी में भी जब कुछ टूटता है तो वो किसी नई चीज के उगने के लिए जगह बनाता है। द कॉल ऑफ द सोल अक्सर तभी सुनाई देती है जब हमारी पुरानी पहचान के महल गिर जाते हैं। उस वक्त डरना मत, बस ये देखना कि अब वहां क्या नया जन्म ले रहा है। तू अब उस दौर में है जहां तू पुराने अद्वैत को पीछे छोड़ रहा है और एक ऐसे इंसान की तरफ बढ़ रहा है जो सिर्फ कान से नहीं बल्कि पूरे वजूद से सुनता है। अद्वैत को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। उसे अब दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो अब दुनिया के साथ बह सकता है। उसने दादू से कहा, भैया, मुझे अब समझ आ रहा है कि क्यों आपने कहा था कि सुनने के साथ 1000 तरीके हैं। हर पल एक नया तरीका सिखाता है। कभी किसी की खामोशी सुननी पड़ती है तो कभी अपनी धड़कन की घबराहट। दादू ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बस यही याद रखना, तू यहां सीखने नहीं आया है, तू यहां अनलर्न करने आया है। उन सारी धारणाओं को जो तूने सच मान ली थी। जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, ये एक रहस्य है जिसे बस जीना है। उस शाम अद्वैत ने अपनी डायरी में लिखा, इंसान होना एक रोजाना की मेहनत है, ये कभी खत्म नहीं होती और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमें बस इस लायक बनना है कि हम हर दिन थोड़ा और खुल सकें, थोड़ा और सुन सकें। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों से वो पुराना धुंधला चश्मा हट गया है। उसे अब पेड़ों का हिलना, चिड़ियों का चहकना और यहां तक कि हवा की ठिठक भी
एक संदेश की तरह लगने लगी थी। वो अब सिर्फ एक गवाह, विटनेस बनकर रह रहा था और इसी में उसे एक अनोखी आजादी महसूस हो रही थी। उसे याद आया कि दादू ने कहा था कि बीइंग लॉस्ट अभी एक तरीका है रास्ता ढूंढने का। उसे अब अपने रास्ता भटकने का दुख नहीं था, बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि इस भटकन ने उसे यहां इस एहसास तक पहुंचाया। रात की खामोशी में जब वो बैठा था तो उसे दूर कहीं मंदिर की घंटी सुनाई दी। वो आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंची, बल्कि उसके दिल की उस हनी कोम्ब में जाकर गूंज गई, जहां अब मिठास जमा होने लगी थी। उसे लगा कि वो अब पूरी तरह से प्रेजेंट है, बिना किसी कल की चिंता के और बिना किसी बीते हुए कल के पछतावे के। ये प्रेजेंस ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। आज सुबह जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था तो मुझे वो पहली रात याद आई जब मैं यहां आया था। उस वक्त मेरे बैग में सिर्फ कपड़े और मेरी उलझनें थी, पर आज जब मैं जा रहा हूं तो मुझे अपना बैग थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, जैसे मैंने बहुत सारा फालतू बोझ यही मिट्टी में छोड़ दिया हो। दादू बरामदे में खड़े होकर मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी जो अब मुझे डराती नहीं थी, बल्कि अपनी तरफ खींचती थी। मैंने उनसे कहा, भैया, शहर वापस जाने का सोचकर थोड़ा अजीब लग रहा है। डर है कि कहीं वहां का शोर फिर से मुझे बहरा न कर दे। दादू मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर बोले, अद्वैत, तूने अब तक जो सीखा है वो कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे तू भूल जाएगा। ये तो एक वन लिविंग सेंस है, एक जागता हुआ एहसास। शहर का शोर नहीं बदलेगा, पर तेरे सुनने का तरीका बदल चुका है। अब तू उस शोर के पीछे छिपी हुई खामोशी को भी सुन पाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि असली डीप लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ शांत जगहों पर ही सुन सके। असली परीक्षा तो तब होती है जब हम भीड़ के बीच हों और फिर भी अपनी रूह की आवाज के करीब रह सके। उन्होंने स्टेइंग क्लोज टू व्हाट इज सेक्रेड की बात की। उन्होंने कहा कि पवित्रता कोई मंदिर या मस्जिद में रखी चीज नहीं है, बल्कि वो हर उस पल में है जहां तू पूरी तरह मौजूद है। चाहे तू ऑफिस की लिफ्ट में हो या ट्रैफिक में फंसा हो, अगर तू उस पल को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेता है तो तू उस सेक्रेडनेस के करीब है। अद्वैत को लगा कि उसने अब तक सेक्रेड शब्द को बहुत भारी समझ रखा था, पर दादू ने उसे कितना सरल बना दिया था। दादू ने चलते चलते मुझे एक आखिरी बात समझाई, जिसे वो दी गिफ्ट इन रिसीविंग कहते थे। उन्होंने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि देना, गिविंग ही सबसे बड़ा काम है, पर अद्वैत, विनम्रता से लेना, रिसीविंग, सीखना उससे भी बड़ा हुनर है। जिंदगी तुझे हर रोज कुछ न कुछ दे रही है, कभी एक मुस्कुराहट, कभी एक सीख, तो कभी थोड़ा सा दर्द। अगर तू उसे पूरी तरह रिसीव करना सीख जाए तो तू कभी खाली नहीं रहेगा। तेरा दिल एक हनी कोम्ब की तरह बन जाएगा, जहां हर अनुभव शहद की एक बूंद की तरह जमा होता जाएगा। और जब तू अंदर से भर जाएगा तो जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ मिठास होगी। मुझे अपनी वो पुरानी आदत याद आई जब मैं लोगों की मदद तो करना चाहता था, पर खुद किसी की मदद लेने में शर्म महसूस करता था। मुझे समझ आया कि सुनने का एक मतलब ये भी है कि हम अपनी जरूरतों को सुने और उन्हें स्वीकार करें। गांव के बस स्टैंड तक जाते वक्त रास्ता आज बहुत छोटा लग रहा था। मैंने हर पेड़, हर पत्थर और उस पुरानी नहर को गौर से देखा। मुझे लगा जैसे वो सब मुझसे बातें कर रहे हों। दादू ने मुझे अ रियलिटी दैट कीप्स अनफोल्डिंग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हकीकत कभी थमती नहीं है, वो एक फूल की तरह परत दर परत खुलती रहती है। आज मुझे वो परतें खुलती हुई दिख रही थी। मुझे समझ आया कि इन दी प्रेजेंस ऑफ सेजेस रहने का मतलब सिर्फ बड़े गुरुओं के साथ रहना नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के साथ रहना है जो हमें थोड़ा और ह्यूमन बना दे। वो बस वाला, वो सब्जी बेचने वाला, या वो अजनबी जो ट्रेन में आपके बगल में बैठा है। सब सगे, सेजेस हो सकते हैं अगर हम उन्हें उस नजर से देखें।
जब बस आई तो दादू ने मुझे गले लगाया। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, अद्वैत, याद रखना, गॉड ब्लिंकिंग या वो कुदरत का इशारा हर वक्त तेरे आसपास होगा। बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना। कभी मत सोचना कि तू हार गया है या तू खो गया है, क्योंकि बीइंग लॉस्ट भी इस बड़े सफर का एक जरूरी हिस्सा है। जब भी अकेला महसूस करे, बस एक गहरी सांस लेना और उस खामोशी को सुनना जो हमेशा तेरे अंदर मौजूद है। मैंने बस की खिड़की से दादू को हाथ हिलाया। वो वही खड़े थे, जैसे एक मजबूत दरख्त, ट्री, जो आंधियों में भी स्थिर रहता है। बस जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रही थी, मुझे एहसास हुआ कि मेरी रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस वाली यात्रा अब पूरी हो चुकी है। अब मुझे अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। मुझे बस होने, बीइंग में ही खुशी मिल रही थी। मैंने अपने कानों में हेडफोन्स नहीं लगाए, बल्कि मैंने बस के इंजन की आवाज, लोगों की बातचीत और बाहर से आती हवा के झोंकों को सुना। ये सब अब मुझे शोर नहीं लग रहे थे, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन विद द एलिमेंट्स लग रहे थे। मुझे लगा कि मैं अब एक बहुत बड़े म्यूजिक का हिस्सा हूं, जहां हर आवाज की अपनी जगह है। शहर पहुंचकर जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहां वही पुरानी धूल और वही सन्नाटा था। पर इस बार मुझे घबराहट नहीं हुई। मैंने खिड़की खोली और बाहर की सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखा। मैंने महसूस किया कि मैं अब भी सुन पा रहा हूं। मैंने अपनी डायरी निकाली और उस पर एक आखिरी बात लिखी। सुनने के हजारों तरीके हो सकते हैं, पर सबसे सुंदर तरीका वो है जो हमें खुद से जोड़ दे। मुझे लगा कि मेरी रूह अब आर्टिकुलेट हो रही है, यानी वो अब बिना शब्दों के भी अपना सच कह सकती है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि द वर्क ऑफ बीइंग ह्यूमन कभी खत्म नहीं होता। ये एक रोज का अभ्यास है। हमें हर रोज अपनी थिंकिंग स्ट्रिंग्स को सुलझाना पड़ता है। हर रोज अपनी डार्क एकर में रोशनी ले जानी पड़ती है। पर अब मेरे पास वो हिम्मत थी जो दादू ने मुझे दी थी। मुझे पता था कि अगर मैं सवालों के साथ रहूंगा तो जिंदगी मुझे अपने आप जवाबों तक ले जाएगी। मुझे अब मंजिल की जल्दी नहीं थी। मुझे तो बस इस रास्ते के हर मोड़ को सुनना था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ये धड़कन मुझे याद दिला रही थी कि मैं जिंदा हूं, मैं यहां हूं और मैं सुन रहा हूं। ये एहसास किसी भी जीत या किसी भी सफलता से कहीं ज्यादा कीमती था। मुझे लगा कि मैं अब सच में घर पहुंच गया हूं। वो घर जो किसी ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि मेरी अपनी जागरूकता, अवेयरनेस का है। दोस्तों, अद्वैत की ये कहानी शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के शोर में कहीं न कहीं बहरे हो गए हैं, पर याद रखिएगा, सुनने की शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है। बस हमें थोड़ा सा ठहरना पड़ता है। उम्मीद है कि अद्वैत के इस सफर ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा और आपको भी अपनी खामोशी से मिलने की प्रेरणा दी होगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर हम इसे सिर्फ गुजारने के बजाय इसे गहराई से सुनना सीख लें। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस पेशकश को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास और एक नई आवाज के साथ। तब तक अपने अंदर की उस शांत आवाज को सुनते रहिए जो आपको आपकी असलियत की याद दिलाती है। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि पवित्रता आपके हर कदम में छिपी है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। शुभ रात्रि।